Welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. So this is unit number 9 and we are studying ecology. इकोलॉजी में आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मेनली फोकस करेगा आपका प्रोडक्टिविटी पे। उससे पहले हम फंडामेंटल लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स देखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में जानेंगे और डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर्स के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, काफ़ी बार डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो यहाँ पर आपको वो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी में आप पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स आते हैं एनपीपी के, ठीक है, जीपीपी के और रिस्पायरेशन के। तो इस पे बेस्ड आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर आज का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे लाइट बॉटल डार्क बॉटल मेथड की। ठीक है, और जिन बच्चों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में तो उनको पता चल गया होगा कि आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइट बॉटल डार्क बॉटल मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और शुरुआत करते हैं इकोसिस्टम के डेफिनेशन से। तो इकोसिस्टम के बारे में आपको बेसिक जानकारी सबको है, ठीक है, उसका जल्दी से डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? एन इकोसिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, वो सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। उनकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर क्या है वहाँ का, ह्यूमिडिटी कैसी है वहाँ की, पीएच कैसा है वहाँ का, ठीक है, इन सब के मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और आसपास जो डिफरेंट स्पीसीज है उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय ऑन गोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि प्लांट्स प्लांट से एनर्जी किस में जाती है? आपके कार्निवोरस में, है ना, और कार्निवोरस से आपकी एनर्जी जाती है हर्बीवोरस में। ठीक है, तो इसमें किसका फ्लो हो रहा है? आपका यहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में आपके एनर्जी का फ्लो भी चलता रहता है और साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग भी चलती रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, है ना। तो इन सब का जो इंटरकनेक्शन होता है उन जिसमें कि सारे स्पीसीज एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी स्पीसीज रह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और इसी को बोलते हो आप इको सिस्टम, राइट। ओके, तो इकोसिस्टम आपको पता चल चुका है, तो जल्दी से अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है उसके आपके फंडामेंटल्स लेवल कितने होते हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के आपके होते हैं 4 फंडामेंटल लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है आपका इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल से जो ऊपर का लेवल होता है वो होता है आपका पॉपुलेशन, है ना। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल इज अ सिंगल प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट और बर्ड, और ये आप बोल सकते हो बेसिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद तो उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और बोल सकते हो कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई इन ए गिवन एरिया। ठीक,
पॉपुलेशन के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल होता है वहां पर आपका आता है कम्युनिटी, राइट। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक सिंगल स्पीसीज के पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, सेम स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज। यहाँ पे कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में आपके पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रह रही है ना। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, देयरफॉर द मोर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म द कम्युनिटी। ठीक है, और जो लास्ट में बनता है आपका वो होता है आपका इकोसिस्टम, राइट। तो ये है आपके 4 फंडामेंटल लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले आता है आपका इंडिविजुअल, सेकंड पे पॉपुलेशन, थर्ड पे कम्युनिटी एंड फोर्थ पे आता है आपका इको सिस्टम। ठीक है, अब हम जल्दी से बात करते हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट्स की, है ना। तो आपको पता है कि इकोसिस्टम कंपोनेंट्स जो होते हैं, इको सिस्टम कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं दो टाइप के। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, और वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका ए बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट, राइट। ए बायोटिक कंपोनेंट में आपके दो फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका फिजिकल फैक्टर, और एक होता है आपका केमिकल फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है लाइट, ठीक है, ओके। तो इसमें आपका क्या क्या आता है? लाइट आता है, फिर आता है आपका इसमें टेम्परेचर, राइट। उसके बाद आता है आपका इसमें प्रिसिपिटेशन, जिसको आप रेनफॉल भी बोलते हो प्रिसिपिटेशन, राइट। उसके बाद आता है आपका एयर, फिर सॉइल, राइट, फिर फायर और वाटर। तो ये सब आपके होते हैं फिजिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में आपका आता है पीएच, सैलिनिटी, राइट। फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट, उसके बाद आता है आपका मॉइस्चर, फिर आता है आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट। ठीक है, नॉट ऑक्सीजन अमाउंट एक्चुअली, करेक्ट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट। ठीक है, तो ये सब आपका केमिकल फैक्टर्स में आता है। अब अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो आते हैं आपके फर्दर 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफ से। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? इनको आप बोलते हो प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोस्फेयर, है ना। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके कौन कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स ही तो आपके मेन प्रोड्यूसर्स हैं इस नेचर में, बायोस्फेयर में, राइट, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना, प्रिपेयर ओन फूड। ठीक है, और ये जो फूड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
right? From simple inorganic compounds, right? Obtained from environment. तो ये इनकी खासियत होती है कि जो एनवायरनमेंट में इनके सिंपल इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उसको उसी से वो अपना फूड बनाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? उसके बाद ये जो है ना, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? यहीं से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, प्लांट से ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, ये फर्दर क्लासिफाइड हैं आपके दो टू टाइप्स में, ठीक है? और वो कौन कौन से होते हैं? तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ्स, ये आपके फर्दर कैटेगराइज्ड हैं इनटू टू टाइप्स, ठीक? और वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला है वो है आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरा है वो है आपका केमी ऑटोट्रॉप्स, है ना? तो नाम से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा मिल चुका होगा कि फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और केमी ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके, ये क्या करते हैं? ये दे प्रिपेयर, दे मेक देयर ऑर्गेनिक फूड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, थ्रू, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? एंड दीज ऑटोट्रॉफ्स, केमी ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर फूड विदाउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है? राइट, ये पहला डिफरेंस। ओके, तो अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर जो आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, राइट? और अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहाँ पर आपके कौन कौन से होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स? बहुत सिंपल है, तो वहाँ पर होंगे आपके फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, मतलब तैरते हुए बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया फोटोट्रॉप्स, ठीक है? उसके बाद अब हम चलते हैं किस पे? हेट्रोट्रॉफ्स पे। और यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? तो दूसरा आपका क्या है कैटेगरी? हेट्रो हेट्रोट्रॉप्स, राइट? ओके, तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, आपको इनके बारे में पता है कि हेट्रोट्रॉप्स, दे कैन नॉट synthesize their organic food, right? And therefore they depend directly or indirectly
ऑन प्रोड्यूसर्स, है ना। ये चीज़ तो पता है सबको, बेसिक है ये, ठीक है। इसके बाद जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स ये फर्दर आपके कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? ये डिवाइडेड है आपके टू टाइप्स में, ठीक है, टू कैटेगरीज में। और वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला है वो है आपका कंज्यूमर, राइट। और जो दूसरा है वो है आपका डिकम्पोजर्स, राइट। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जो कंज्यूमर होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे और दूसरे कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं या फीड करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड अदर कंज्यूमर्स। तो उनका खाना क्या होते हैं? या तो प्रोड्यूसर्स या दूसरे कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा है ना। अब इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है आपका डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक। तो हम इनको देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है इसको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी कि कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, है ना। आपको हर्बीवोरस पता है, हर्बीवोरस क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। या तो वो हो सकते हैं आपके कार्निवोरस, राइट। उसके बाद वो हो सकते हैं आपके ओमनिवोरस, और या हो सकते हैं आपके वो डेट्रीवोरस, ठीक है। तो अब ये हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस सबको पता है। हर्बीवोरस फीड डायरेक्टली डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, ये टोटली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस फीड डायरेक्टली ऑन एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो ऑमनीवरस होते हैं दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता होती हैं, ठीक है। बट एक बार इनको वापस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डेट्रीवोरस होते हैं ये क्या करते हैं? दे ईट डेट्रीटस, ठीक है। अब ये डेट्रीटस क्या होता है? डेट्रीटस क्या होता है? तो जो डेट्रीटस होता है, डेट्रीटस आपको पता होनी चाहिए कि डेट्रीटस होते क्या हैं। डेट्रीटस होते हैं आपके डेड बॉडीज, वो आपके एनिमल्स के भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेड बॉडीज, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये होते हैं आपके डेट्रिटस। और डेट्रीवोरस क्या होते हैं? वो डेट्रिटस को ही ईट करते हैं, इनको ही खाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं आपको डेट्रिटस का, तो वो होता है आपका अर्थ वॉर्म। समझ रहे हो? अर्थ वॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर्स के बारे में। इसके बाद अब हम चलते हैं आपका
जल्दी से डिकम्पोजर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डिकम्पोजर्स हैं, ये भी आपके डिकम्पोजर्स, दे ऑल्सो derive their nutrition from dead organic matters। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वहीं से ये भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अब आपने देखा कि डेट्रीवोरस भी सेम वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड बॉडीज से, और डिकम्पोजर्स भी लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप जान लीजिए, क्योंकि वो जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर, राइट? ओके, तो जो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस क्या है कि जो डेट्रीवोरस है, डेट्रीवोरस दे एक्चुअली eat the organic मैटर। जो प्लांट्स एनिमल की डेथ हो जाती है, वो उनको एक्चुअली खाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, दे डू नॉट ईट द ऑर्गेनिक मैटर, बट व्हाट दे डू, डिकम्पोजर्स दे secrete enzymes। समझ रहे हो? दे secrete enzymes to digest the organic matter and then absorb the resulting molecules। अब समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? तो जो डेट्रीवोरस हैं, वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको खा जाते हैं। लेकिन जैसे कि अर्थवॉर्म्स मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। ठीक है, लेकिन जो डिकम्पोजर्स हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली ईट द ऑर्गेनिक मैटर, बट दे फर्स्ट सिक्रीट द एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स helps in the digestion of those organic matter, and then they absorb the resulting molecule। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको जानना है, तो वो है आपके बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये था आपका डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस में डिफरेंस। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर आपको मैंने अभी दो क्लासेस बताई, एक कंज्यूमर और एक डिकम्पोजर्स, है ना? कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो ये जो कंज्यूमर होते हैं, ये जो आपके कंज्यूमर्स हैं, ये जो कंज्यूमर होते हैं ना, ये फर्दर आपके क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग levels। Consumers are also categorized, or you can say classified, on the basis of their feeding level और ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो अब हम इनके ट्रॉफिक लेवल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से क्लासिफाइड है कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कि जो आपके कंज्यूमर है, जो आपके कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर आपके फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी प्राइमरी कंज्यूमर,
ठीक है। ठीक, दूसरे हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, और जो थर्ड है वो है आपके टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना। तो अभी किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम ट्रॉफिक लेवल बनाने जा रहे हैं, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपका हम बना रहे हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, यहाँ पे हम आ, ये है आपका ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, वो है आपका इसका, ये है आपके प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है, वो होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है आपका, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। टर्सरी कंज्यूमर्स वो होते हैं आपके कहाँ, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो, ये जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, एंड द प्रोड्यूसर्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पे होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ पे होता है आपके टर्सरी कंज्यूमर, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं समझने के लिए प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप समझेंगे प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट। ओके, तो ये देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी है क्या, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल कितना बायोमास इस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हो आप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, ये आपकी फर्दर क्लासिफाइड है इनटू टू टाइप्स। वो कौन कौन सी है, तो पहली है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो दूसरी है वो है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब देखिए आप, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन
समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए community is the rate at which biomass produced per unit area by plants। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट्स। और प्लांट्स क्या होते हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू आपका जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, किस रेट से हो रहा है, उसको बोला जाता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। हाँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जितने भी प्लांट हैं, वो किस रेट से बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपको दो चीज़ें समझनी है। एक पहली जो चीज़ समझनी है वो है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, जिसको आप बोलते हो जीपीपी। ठीक है। और दूसरी समझनी है आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप बोलते हो एनपीपी। ठीक। तो सबसे पहले देखो जीपीपी किसको बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी क्या होता है कि द टोटल फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन को। एनर्जी का कंसेप्ट अभी यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यही लिख सकते हैं समझने के लिए कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का टोटल, है ना, उसको बोलते हो आप जीपीपी। ये चीज़ समझ में आ गई। ओके। इसके बाद अब आपको समझना होगा एनपीपी किसको बोलते हैं, जो कि होता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, है ना, और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो क्या होता है कि जितना भी बायोमास वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका कुछ हिस्सा, some part of their photosynthetic product they utilize in the respiration। तो कुछ बायोमास लॉस हो जाता है किसमें, रेस्पिरेशन में, है ना। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो होती है द प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिमेन्स आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेशन के बाद जितना भी बायोमास बचता है प्लांट्स के पास, इन प्लांट्स, वो क्या कहलाता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। ये आपको याद रखना है। और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। जो टोटल बायोमास हुआ था प्लांट के पास विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको आपने बोला जीपीपी, है ना। और
टोटल में से जितना भी लॉस कर दिया उन्होंने रेस्पिरेशन में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो वो आपका क्या बचा, एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट्स के पास जितना बायोमास बचा हुआ है, ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, वो कहलाता है आपका एनपीपी। समझ रहे हो इस चीज को? तो अब यहाँ तक अगर आपको एनपीपी और जीपीपी समझ में आ गया है, तो एक कंसेप्ट और आपको साथ में ही समझ लेना जरूरी है, दैट इज एनसीपी। और एनसीपी क्या है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अब ये नॉट नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो देखो, आपने देखा अभी कि जीपीपी में से जब आर, दैट इज रेस्पिरेटरी बायोमास, रेस्पिरेशन में जितना बायोमास लॉस हुआ, जीपीपी में से अगर हम आर को माइनस कर दें तो आपका मिला था एनपीपी। तो एनपीपी क्या था आपका? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जितना भी प्लांट के पास बायोमास अवेलेबल है, ठीक, तो उसको कहते हैं एनपीपी। अब आपको पता है कि प्लांट्स पे कौन डिपेंड करते हैं? हर्बीवोरस। तो अब जितना भी बायोमास प्लांट्स के पास है, उसमें से कुछ हिस्सा कौन खा जाएगा, कौन यूटिलाइज कर जाएगा? हर्बीवोरस। तो एनपीपी में से वो जो लॉस होगा हर्बीवोरस के थ्रू, उस लॉस को माइनस कर दो तो आपका मिलेगा एनसीपी, दैट इज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना? तो अब यहाँ पे देख लो, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा एनसीपी का? द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूटिलाइज्ड बाय हेट्रोट्रॉप्स। है ना? आपको समझ में आ गया है कि वो हिस्सा प्लांट के बायोमास का जो कि हर्बिवोरस यूज नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए, उनको क्या बोला गया? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो एनसीपी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, एनसीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस हर्बिवोरस, है ना, कंजप्शन, हर्बिवोरस कंजप्शन। बस यही है फॉर्मूला इसका। तो ये आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में अच्छे से पता चल गया, राइट? अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लाइट बॉटल डार्क बॉटल मेथड, वो समझना आसान हो जाएगा क्योंकि अब आप एनपीपी जीपीपी सबका कंसेप्ट समझ चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब आपको प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर आपको एक एक्वेटिक सिस्टम में प्रोडक्टिविटी मेजर करना हो तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एन एक्वेटिक इको सिस्टम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एक मेथड है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये पता करने के लिए, मेजर करने के लिए प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक सिस्टम में, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आपका लाइट बॉटल डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये लाइट बॉटल डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, लाइट बॉटल डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, राइट, मेजर करने के लिए प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि मान लो कि आपका ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड, ठीक है, इसमें आपका क्या है? ये वाटर है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या किया कि दो बॉटल्स लिए, दो बॉटल्स लिए, ठीक है, इक्वल साइज के दो बॉटल्स लिए, और इन बॉटल्स में क्या किया कि दीज बॉटल्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि दीज बॉटल्स फिल्ड विद वाटर टेकन फ्रॉम अ पॉन्ड, सेम पॉन्ड, मतलब इसी पॉन्ड से लिया अभी, ठीक है, एक ही पॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं हम, एक ही पॉन्ड के वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसी पॉन्ड से वाटर लिया और इस बॉटल में फिल कर दिया, ठीक है ना। अब इस वाटर में क्या होगा, वाटर कंटेन्स वाटर कंटेन्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑब्वियसली होंगे कि पॉन्ड से जो वाटर लिया उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एल्गी, ये सब होंगे, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें इन्होंने यहाँ से क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर में आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होगा, राइट। इसके बाद क्या किया इन्होंने इसके बाद क्या किया कि इसमें से एक बॉटल को तो वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है, एक बॉटल तो सेम वैसा का वैसा ही रहा, ठीक। लेकिन दूसरे बॉटल को क्या किया इन्होंने, जो दूसरा बॉटल था आपका, यहाँ पे दूसरा बॉटल दिख रहा है, दूसरे बॉटल को इन्होंने क्या किया कि फॉइल से पूरा रैप कर दिया, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे पूरा इन्होंने क्या किया, इसको रैप कर दिया, देखिए, पूरा रैप कर दिया ऊपर से नीचे तक, ताकि बिल्कुल भी इसमें लाइट पास ना हो सके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके दो तरीके के बोतल हो गए, एक हो गया आपका एक हो गया आपका लाइट बॉटल, और ये हो गया आपका डार्क बॉटल, है ना। तो इसलिए इसका नाम लाइट बॉटल और डार्क बॉटल रखा। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा करने के बाद, और दोनों में क्या थे, वाटर थे, वाटर था, पॉन्ड का वाटर, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, वापस इन दोनों बॉटल को डाल दिया पॉन्ड में कुछ आवर्स के लिए, ठीक, दोनों बॉटल्स को यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखो कि दोनों बॉटल यहाँ पर हैं, ये हो गया आपका लाइट वाला बॉटल, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया डार्क बॉटल, दूसरा आपका हो गया डार्क बॉटल, है ना, ये हो गया आपका डार्क बॉटल, ठीक, दिस इज लाइट बॉटल, दिस इज डार्क बॉटल, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कंसेप्ट कि इस लाइट बॉटल में क्या था, आपका वाटर था, है ना, जो कि पॉन्ड से लिया हुआ था, वाटर फील्ड था, और वो उस वाटर में क्या थे आपके, प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, है ना, मतलब प्लांट्स होंगे और एल्गी वगैरह होंगे, ठीक है, जो कि पॉन्ड्स में मिलते हैं। तो लाइट बॉटल का मतलब कि इस बॉटल में लाइट आस आर पार हो सकती है ना, लाइट ट्रांसमिट कर सकती है, इस बॉटल के आर पार जा सकती है, क्योंकि ये बॉटल कैसा है, अनकवर्ड है, तो इसमें लाइट आती जाती रहेगी, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन ये जो बॉटल है इसको कवर कर दिया है पूरी तरीके से, और ये इसलिए इसको डार्क बॉटल बोलते हैं, तो इसके अंदर लाइट नहीं जा पाएगी, लाइट, है ना, समझ रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होगा,
इसमें भी रेस्पिरेशन होगा लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले बॉटल में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना। तो क्या होगा फिर, इसी को, इन दोनों बॉटल्स को आप निकालोगे बाहर, इन दोनों बॉटल्स को आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया आपका लाइट बॉटल और दूसरा वाला हो गया आपका डार्क बॉटल, ठीक है ना। इन दोनों बॉटल को आपने बाहर निकाला और फिर आप क्या करेंगे, इनमें मेज़र करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है और उससे आपको पता चलेगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर किस टाइप से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो, आई का मतलब होगा आपका दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक तो आई का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बॉटल में इनिशियल ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी जब पॉन्ड से वाटर को निकाला था और डार्क और लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया था, उनको रैप नहीं किया था, ठीक है। तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक। दूसरी चीज़ है आपकी एल। एल का मतलब ये है कि फाइनल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन लाइट बॉटल, ठीक है। उसके बाद है डी। डी का मतलब है फाइनल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन डार्क बॉटल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं और वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका एनपीपी निकालने का फॉर्मूला, और एनपीपी का फॉर्मूला है आपका एल माइनस आई, ठीक है ना। एल क्या है, फाइनल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन लाइट बॉटल, और आई क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर दूसरा फॉर्मूला है जीपीपी का, इसका फॉर्मूला है आपका एल माइनस डी, राइट। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है आपका रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है आपका आई माइनस डी। तो बस आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा लाइट बॉटल डार्क बॉटल से रिलेटेड, वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या, कि आपका जो इनिशियल ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका 8 mg ऑक्सीजन पर लीटर। तो आई इज इक्वल टू हो गया 8 mg ऑक्सीजन पर लीटर, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन लाइट बॉटल आफ्टर 1 आवर, ठीक है, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है लाइट बॉटल में। तो एल का मतलब दिया हुआ है, ठीक है, वो है आपका 10 mg ऑक्सीजन पर लीटर। और उसी तरीके से आपका दिया हुआ है द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन डार्क बॉटल आफ्टर 1 आवर, तो उसका मतलब डी की वैल्यू है 5 mg ऑक्सीजन पर लीटर, ठीक है। और उसने बोला है कैलकुलेट एन पी पी एंड जी पी पी। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। एन पी पी का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, एन पी पी इज इक्वल्स टू एल माइनस आई इज इक्वल्स टू 10 - 8 2 mg ऑक्सीजन पर लीटर। इसी तरीके से आप जीपीपी निकाल लीजिए, सिंपल है। जीपीपी का फॉर्मूला होता है एल माइनस डी, तो 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5 mg ऑक्सीजन पर लीटर। तो ये था आपका लाइट बॉटल डार्क बॉटल मेथड, लाइट बॉटल डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट, जहाँ से कई बार सीएसआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पार्ट को, इस टॉपिक को आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आज की,
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो वहां पर एक बेल आइकन होगा, उस पे आप प्रेस करके और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।